नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभ्यास मंत्र 36 में। दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत की हमारी सीरीज के पिछले धमाकेदार सेशन में हमने बीने और स्पीयरमैन के एक, द्वि और त्रिकारक सिद्धांतों का पूरा बारीकी से अध्ययन किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस शानदार क्लास में हम बुद्धि के दो और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एकदम बेसिक से समझेंगे। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत और थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, जो कि शिक्षक भर्ती, सीटेट, सीजीटेट की परीक्षाओं में इन दोनों सिद्धांतों से हमेशा सीधे सवाल बनते हैं। तो फटाफट अपनी नोट्स और पेन निकाल लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको कैसे लगती है। ठीक है? मैं देखता हूँ आप लोग लाइक कमेंट बहुत कम करते हैं, तो लाइक और कमेंट करिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही डेली क्लासेस आप लोगों के लिए ला पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, वो थे थॉर्नडाइक, है ना? और इनका एक सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था और प्रयोग इन्होंने किया था भूखी बिल्ली के ऊपर में, ठीक है? जब हम इनका सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसको बारीकी से देखेंगे। पहले हम यहाँ पे इनके जो बुद्धि पे इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, हम उसको समझते हैं। बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि स्पीयरमैन के जो जी कारक, जो सामान्य बुद्धि उन्होंने कहा था ना कि जो जन्मजात होता है ना? स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि की बात की थी कि भाई सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, डीएनए से हमें मिलता है। तो उसकी आलोचना, ये इसको नहीं मानते थॉर्नडाइक। ये कहते हैं कि व्यक्ति में केवल एस कारक होता है, यानी कि विशिष्ट बुद्धि होती है ना? विशिष्ट बुद्धि जो हम सीखते हैं, जो अर्जित करते हैं, है ना? तो उसको ये मानते हैं। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम विशिष्ट योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस लाइन को मैंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। थॉर्नडाइक ने एस कारक को, यानी कि जो स्पेसिफिक जो बुद्धि है ना? वातावरण से अर्जित योग्यताओं को संगठन माना है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, ठीक है? अब जन्मजात तो आप सीखेंगे नहीं, इसको तो आप कहीं जाके पर्टिकुलर कोचिंग लेंगे या किसी दोस्त से सीखेंगे, भाई सीखेंगे, तो आप किसी से सीख रहे हैं तो वातावरण से अर्जित कर रहे हैं ना। या आप मान लीजिए बाइक चलाना सीख रहे हैं या आप लिखने के लिए सीख रहे हैं कि लिखते कैसे हैं, है ना? तो जो भी चीज़ आप ये सब सीख रहे हैं, ये तो आप अपने वातावरण से सीख रहे हैं ना, ये तो जन्मजात नहीं है। और जो जी कारक था, स्पीयरमैन ने जो दिया था, तो जी कारक क्या था? सामान्य बुद्धि था और वो जन्मजात था। मतलब इसके लिए आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं थी। बाय बर्थ, बाय डीएनए आपके साथ ही वो लक्षण या जो योग्यता है वो आ जाती थी, ठीक है? लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि है, उसको हमको अर्जित करना पड़ता है, हमको सीखना पड़ता है। जैसे कि अभी सीडीपी है दोस्तों, ठीक है? हम इसी पे एग्जांपल देते हैं। तो ये सीडीपी को आपको सीखना पड़ेगा ना, बाय बर्थ आपको थोड़ी आएगा सीडीपी। तो इस सीडीपी को आप कैसे सीखेंगे? हो सकता है आप यूट्यूब से सीखें, ठीक है? हो सकता है आप बुक से सीखें, हो सकता है आप ऑफलाइन कोचिंग से सीखें, या जैसे भी सीखें। तो आप एक वातावरण से अर्जित कर रहे हैं ना इस ज्ञान को। तो इसी चीज़ को ये कहते हैं थॉर्नडाइक कि भाई जो एस कारक है, हम उसे वातावरण से सीखते हैं और व्यक्ति में जी कारक, यानी कि सामान्य बुद्धि जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा कि स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि की आलोचना थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक? अब इनके सिद्धांत के उपनाम को देखते हैं। तो बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, और ये असंतात्मक नहीं दोस्तों, ये त है, मिस्टेक हो गया, असत्तात्मक मतलब जहाँ जिसमें सत्ता नहीं है ना? असत्तात्मक सिद्धांत और आणविक सिद्धांत। चलिए इसके उपनाम को भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको इनके उपनाम को रटने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है? चलिए देखिए, बालू का सिद्धांत क्यों कहते हैं बहुकारक सिद्धांत को? इसका उपनाम क्यों पड़ा? तो थॉर्नडाइक का मानना था कि हमारी बुद्धि किसी एक या दो बड़े तत्वों से मिलकर नहीं बनी है। जैसे कि स्पीयरमैन मानते थे कि एक जी कारक, जी फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि, और साथ में एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि, दोनों के मेल से एक बुद्धि का निर्माण होता है। द्विकारक सिद्धांत हमने पढ़ा था कि बुद्धि के दो हिस्से होते हैं, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। लेकिन थॉर्नडाइक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बुद्धि केवल 2 कारकों से मिलकर नहीं बनता, बल्कि ये अगर मान लीजिए बुद्धि है, तो ये बुद्धि का निर्माण छोटे-छोटे जैसे रेत के कण होते हैं ना, कि रेत के छोटे-छोटे कण मिलके एक बहुत बड़ा टीला का निर्माण कर देते हैं, है ना? वैसे ही बुद्धि में छोटी-छोटी योग्यताएँ होती हैं, जो मिलकर एक बुद्धि का निर्माण करती हैं। ऐसा थॉर्नडाइक का मानना था। तो देखिए, जैसे बालू यानी कि रेत का एक बड़ा टीला छोटे-छोटे लाखों कणों से मिलकर बनता है, ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि भी असंख्य छोटी-छोटी विशिष्ट योग्यताओं के मिलने से बनती है। जैसे ब्रश करना, ठीक है? कॉपी पे लिखना, पुस्तक पढ़ना, बाइक चलाना, है ना? और भी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी हो, मैथ्स पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, सोशल साइंस पढ़ना, तो सब चीज़ में क्या छोटे-छोटे कणों से, परमाणुओं से मिलके बुद्धि का निर्माण होता है। इसी चीज़ को थॉर्नडाइक मानते थे। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि एक-एक ईंट और सीमेंट के छोटे-छोटे कण मिलकर एक बहुत ही बड़े मकान का निर्माण कर देते हैं। वैसे ही
छोटे-छोटे मानसिक अनुभव मिलकर हमारी बुद्धि को बनाते हैं, ठीक है? ये तो बालुक सिद्धांत आप समझ गए होंगे कि बालुक सिद्धांत क्यों कहते हैं, ठीक है? अब परमाणुवादी सिद्धांत समझिए। विज्ञान में ये भी वही चीज़ है, केवल एक वैज्ञानिक शब्द इसमें यूज़ हुआ है ना? इसलिए हम इसको परमाणुवादी भी कहते हैं। विज्ञान में जैसे हर पदार्थ छोटे-छोटे स्वतंत्र परमाणुओं से मिलकर एटम्स से मिलकर बनते हैं, है ना? ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को भी वैसा ही माना। दोनों सेम है दोस्तों, बस शब्दों का अंतर है। उनके अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र और सूक्ष्म मानसिक शक्तियों का समूह है जो कि परमाणुओं की तरह ही स्वतंत्र होती है। जैसे एक बड़ी डिजिटल जैसे कि अभी आप लोग के फ़ोन में जो फ़ोटो होंगे दोस्तों, आप सभी कंप्यूटर ही अभी पढ़ रहे होंगे, आपके सिलेबस में है वो शामिल। तो जो एक फ़ोटो होता है वो लाखों, करोड़ों पिक्सल से मिलकर बना रहता है। अब जब आप फ़ोटो को ज़ूम करते हैं तो आप देखते हैं फ़ोन में फ़ोटो फटने लगता है, उसके एक-एक पिक्सल आपको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप फ़ोटो को ज़ूम आउट करते हैं, फ़ोटो एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर दिखता है ना? लेकिन जब ज़ूम आप करते हैं, उसको डिटेलिंग घुसते जाते हैं कि भाई ये कैसे दिख रहा है फ़ोटो, तो एक हद के बाद फ़ोटो फटने लगता है। यानी कि उसके फटता नहीं है, उसके एक-एक पिक्सेल्स जो ज़ूम आउट में चिपके हुए दिखाई देते हैं, जो अलग से दिखाई नहीं देते कि एक-एक, लेकिन जब आप ज़ूम करते हैं तो एक-एक पिक्सल उसके दिखाई देने लगते हैं, है ना? तो वैसे ही बुद्धि का निर्माण है। जब हम बुद्धि को देखते हैं, मान लीजिए बुद्धि है, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखेंगे, हाँ, ये बहुत बुद्धिमान है, थॉर्नडाइक के अनुसार बहुत बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि हर जगह ये तेज़ है, हर क्षेत्र में तेज़ है। लेकिन जब आप उसकी बुद्धि को एकदम बारीकी से आप देखने जाएँगे तो उसको एक-एक दिखेगा, भाई इसको बोलने भी आता है, इसको पढ़ने भी आता है, इसको लोगों को अपनी बातों में कन्विंस करने भी आता है, इसको तर्क देने भी आता है, इसको भाषण देने भी आता है। तो जब आप उसके बारे में एक-एक गुणों को जो विवेचन आप करेंगे ना, तो उसके एक-एक गुण आपको दिखेंगे, भाई इतने सारे गुण मिलके ये व्यक्ति जो है बुद्धिमान बना है ना? तो यही बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत हम इसीलिए इसे कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं मात्रा का सिद्धांत। तो देखिए, इस उपनाम के अनुसार कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी बुद्धि की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे ये जो है ना, गुण की बात नहीं करते, है ना? बल्कि मात्रा की बात करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई एक गुण हो, जिससे कि आप किसी का तस्वीर देख के एज़ इट इज़ सेम टू सेम अगर आप उसको पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका गुण है। लेकिन केवल एक ही वही बुद्धि है और दूसरी तरफ एक वो छात्र है, एक वो बच्चा है, जिसके अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिक गुण नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे कामों को कर सकता है। तो ये मानते थे कि ज़्यादा बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो सारे कामों को या बहुत सारे कामों को कर सकता है। भले उसका गुणात्मक रूप से वो उतना अच्छा ना हो, फिर भी इसी को बुद्धिमान मानेंगे। और केवल व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी 1 या 2 कामों में जो है एकदम एक्सपर्ट है, तो उसे वो बुद्धिमान नहीं मानते थे। इसीलिए इसे हम मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है? अब इसको समझते हैं थोड़ा-सा। देखिए, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास कितनी मात्रा में विशिष्ट योग्यताएँ यानी कि एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स उद्दीपक अनुक्रिया संबंध मौजूद है ना? जिसके पास जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे, उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि एक छात्र को रुकिए मैं इसको हाइलाइट करता हूँ, दिखेगा शायद। एक छात्र को परीक्षा के लिए केवल 5 प्रश्न याद हैं, है ना? अब ये वो छात्र है जो कि मंच पे जाके, है ना? अच्छे से एंकरिंग कर सकता है या फिर कुछ परफॉर्मेंस कर सकता है, मतलब ये बहुत ही ब्रिलियंट छात्र है, ठीक है? लेकिन परीक्षा वाले दिन क्या होता है कि उसे केवल 5 प्रश्न याद हैं और दूसरे छात्र को 50 प्रश्न याद हैं। तो यहाँ दूसरे छात्र के पास ज्ञान की मात्रा अधिक है, तो इसीलिए वह परीक्षा में ज़्यादा बुद्धिमान साबित होगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो ज़्यादा नंबर किसका दिखेगा? इसका तो नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि ये तो बाकी सारे क्षेत्रों में ठीक है, एक्सपर्ट है, लेकिन वहाँ पे स्टिमुलस के जो रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक की अनुक्रिया, उद्दीपक हो गया परीक्षा, अनुक्रिया हो गया उसके प्रश्न। तो अनुक्रिया उसे 50 प्रश्न याद है ना, तो वहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो दूसरा बच्चा है वो ज़्यादा बुद्धिमान साबित होगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मतलब एक डिग्री से हम किसी का ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति पढ़ने में कैसा है। जैसे कि अभी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगा, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं सेलेक्ट नहीं होंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो योग्य नहीं थे। हो सकता है बहुत ज़्यादा योग्य हों, लेकिन उस समय उनके पास उतना मात्रा ना हो और दूसरे जो छात्र हैं, जो पढ़ के गए हों या जो उनका स्ट्रैटेजी रहा हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फँस जाएँ और वो सेलेक्ट हो जाएँ। तो लेकिन थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम देखेंगे, तो जो सेलेक्ट होंगे, वो बुद्धिमान हैं और जो सेलेक्ट नहीं होंगे वो बुद्धिमान नहीं होंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को हम मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप इसके उपनाम को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है दोस्तों, अगला उपनाम असत्तात्मक, है ना? ये त है दोस्तों, असत्तात्मक सिद्धांत। तो असत्तात्मक का अर्थ है जहाँ कोई सत्ता में ना हो, यानी कि इसका कोई राजा या शासक ना हो। तो देखिए, केंद्र में कोई शासक या राजा ही नहीं, जैसा कि स्पीयरमैन की बुद्धि में हमने देखा था कि जो जी फैक्टर था, जो सामान्य बुद्धि थी, वो सारे क्षेत्रों में प्रभावित कर रही थी, है ना?
अगर आपकी सामान्य बुद्धि स्पीयरमैन के अनुसार यदि तीव्र है, ठीक है? तो वो आपके बाकी सारे कार्यों को भी प्रभावित कर रही थी, आप बाकी सारे कार्यों को भी उसी हिसाब से तेज़ या फिर मंद आप सीख पा रहे थे। लेकिन थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना? कुछ भी ऐसा नहीं होता बल्कि जो हमारी बुद्धि होती है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में विद्यमान होती है ना? अलग-अलग योग्यताओं का समूह होता है। इसीलिए इसे असत्तात्मक भी कहते हैं क्योंकि सत्ता में जी फैक्टर के नहीं मानते। जैसे कि अब उदाहरण देखते हैं, भारत में कोई एक राजा नहीं है, ठीक है? बल्कि अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और अपने-अपने राज्य का काम स्वतंत्र रूप से सँभालते हैं, है ना? और जबकि अगर हम स्पीयरमैन के अनुसार देखें, द्विकारक का हम देखें या त्रिकारक का देखें, है ना? जो स्पीयरमैन ने दिया था तो उनके अनुसार एक सेंटर में रहता है जिसको हम कहते हैं सामान्य बुद्धि जो सबको प्रभावित करता है। लेकिन थॉर्नडाइक इसको नहीं मानते, इसको नकार देते हैं, ठीक है? जैसे कि दूसरा उदाहरण एक और देखते हैं। एक विद्यालय में कोई एक हेडमास्टर ने ना हो बल्कि हर विषय के शिक्षक जो हैं अपने-अपने विषय के फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हों। यही है असत्तात्मक सिद्धांत उपनाम का अर्थ, ठीक है? अगला देखते हैं दोस्तों आणविक सिद्धांत। तो देखिए, इस उपनाम के अनुसार बुद्धि कोई एक अखंड या अविभाज्य इकाई नहीं है ना? ये बात हो रही है किसकी? बीने की, जो बीने ने दिया था बुद्धि का एक कारक या एक खंड या एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था ये उसकी बात करते हैं कि एक अखंड या अविभाज्य इकाई नहीं है बल्कि यह कई छोटी-छोटी स्वतंत्र मानसिक कड़ियों, तत्वों या अणुओं है ना मॉलिक्यूल्स का एक समूह है और जब हम कोई काम करते हैं तो ये अलग-अलग अणु आपस से मिलकर एक साथ काम करते हैं। आप समझ गए होंगे कि आणविक सिद्धांत किसके बेसिस पे था? तो इस जो अपन बीने थे, है ना? अल्फ्रेड बीने उनके जो एक कारक का जो सिद्धांत था, ये उसके सिद्धांत के ऊपर में इन्होंने दिया था उपनाम आणविक सिद्धांत और असत्तात्मक ये स्पीयरमैन के ऊपर में था। ठीक है? अब देखिए, अब इसको थोड़ा और समझते हैं कैसे आणविक सिद्धांत हम क्यों ही कहते हैं इसको। तो जब आप कोई एक स्वादिष्ट पकवान खाते हैं, मान लीजिए आप समोसा खा रहे हैं या कोई मिठाई खा रहे हैं, तो उसका स्वाद किसी एक चीज़ से नहीं आता। आप समोसा खा रहे हैं तो केवल आलू से स्वाद नहीं आएगा। उस आलू में क्या मसाला है ना? उसको कैसे भूजे हैं, उसमें कौन-सा तेल यूज़ हुआ है, उसमें फल्ली है कि नहीं, मतलब जितनी भी उसमें चीज़ें पड़ती हैं, सब चीज़ों को मिलके एक टेस्ट आता है ना? उसमें नमक, मिर्च, मसाले और तेल के अलग-अलग जो अंश हैं, है ना? यानी कि अणु जो हैं, मिलकर एक बढ़िया स्वाद बनाते हैं। इसी तरह किसी समस्या को सुलझाते समय हमारे दिमाग के कई छोटे-छोटे मानसिक कौशल, है ना? यानी कि अणु एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है? चलिए, एक और देख लेते हैं उदाहरण। एक मजबूत दीवार को बनाने के लिए सीमेंट और रेत के लाखों छोटे-छोटे कण आपस में जुड़ते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि भी कई छोटी-छोटी मानसिक योग्यताओं के आपस में जुड़ने से बनती है। ठीक है? आप ये भी समझ गए होंगे कि आणविक सिद्धांत क्यों कहते हैं? चलिए, अब हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो विशिष्ट योग्यताएँ दी, है ना? जो एस फैक्टर की ये बात करते हैं, तो उसमें ये 6 तत्वों की बात करते हैं, 6 योग्यताओं की बात करते हैं। पहला है शब्द योग्यता, दूसरा है अंक योग्यता, दिशा ज्ञान योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण योग्यता, भाषण योग्यता। बहुत ही आसान है, आप इसे 5 मिनट समझ जाएँगे। देखिए, शब्द योग्यता क्या होती है? तो भाई शब्दों के अर्थ को समझने, है ना? भाषा का सही उपयोग करने और वाक्यों को सही ढंग से समझने की जो क्षमता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? शब्द योग्यता कहेंगे। जैसे किसी कठिन हिंदी, है ना? जैसे कठिन हिंदी या अंग्रेजी कहानी को पढ़कर उसका सही मतलब निकाल लेना, है ना? कविता पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर लेना, है ना? यही क्या है? आपकी शब्द योग्यता है। जैसे विलोम शब्द, अगर आपके अंदर शब्द योग्यता है तो आप विलोम शब्द बता लेंगे, पर्यायवाची बता लेंगे, है ना? मुहावरे का सही अर्थ तुरंत आप पहचान लेंगे, ये आपकी शब्द योग्यता के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों अंक योग्यता। तो देखिए, संख्याओं यानी कि नंबर्स के साथ खेलने, गणितीय गणनाओं को तेजी से और सही तरीके से हल करने की क्षमता ही क्या है? अंक योग्यता है। बाज़ार में सामान खरीदते समय बिना कैलकुलेटर के ही आप पैसों का हिसाब-किताब कर लें, है ना? जोड़-घटा लें कि मैं कितना पैसा लेके आया, कितना खर्च किया। तो ये क्या है? ये आपकी अंक योग्यता है दोस्तों, है ना? दिशा ज्ञान योग्यता क्या है? तो देखिए, स्थान, आकार, दूरी और दिशाओं को मन में महसूस करने और उन्हें सही-सही समझने की जो क्षमता होती है, उसे हम दिशा ज्ञान योग्यता कहते हैं। जैसे कि किसी नए शहर में बिना आप मैप के, है ना? या जीपीएस के भी आप रास्तों को और मोड़ों को याद रख लेते हैं और सही जगह पर पहुँच जाते हैं। तो क्या है? ये आपकी दिशा ज्ञान योग्यता है ना? दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह अंदाज़ा लगा लेना कि कमरे के आपका जो घर है ना? तो आपके घर के कमरे के कोने में रखी अलमारी में कितना सामान आ जाएगा।
आप पहले से प्रेडिक्ट, अब जब आप रूम चेंज करते हैं या फिर सामानों को इधर-उधर करते हैं, है ना? तो आप पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इस कमरे में इतना सामान आ जाएगा। तो जो आप ये प्रेडिक्ट करते हैं, तो इस क्षमता को ही हम क्या कहेंगे? दिशा ज्ञान योग्यता कहते हैं। तर्क योग्यता क्या है दोस्तों? उसको देखते हैं। किसी समस्या के पीछे के कारण को समझने, नियम बनाने और सोच समझकर सही निर्णय की जो क्षमता होती है, उसे ही हम तर्क योग्यता कहते हैं। जो रीज़निंग आप बनाते हैं, जो पेपर आपके सिलेबस में शामिल भी है, तो उसमें आपको पहले से नियम रटना नहीं होता, बल्कि पहले से जो 2-3 उदाहरण रहते हैं, आप उसे ही देख के समझ जाते हैं कि इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाए हैं, किस पद्धति से इसको बनाया है। तो फिर तीसरा जो क्वेश्चन रहता है, आप उसको भी उसी तरीके से बना देते हैं। यही है आपकी तर्क योग्यता है दोस्तों, ठीक है? चलिए, अगला स्मरण योग्यता, ये इससे तो आप लोग भली-भांति परिचित होंगे कि देखिए सुनी गई बातों, तथ्यों, चेहरों या जानकारियों को लंबे समय तक याद रखने रखने और ज़रूरत पड़ने पर दोहराने की क्षमता। जो गाने हम सुनते हैं, है ना? बाद में जब हमें मन करता है या मूड होता है तो हम उसी गाने को गाने लगते हैं। तो क्या है? वही स्मरण योग्यता है ना? किसी का अब किसी का क्या, बहुत सारे दोस्तों का आपको जन्मदिन याद होगा, है ना? कि उनका जन्मदिन किस डेट को आता है ना? आपको अपना फ़ोन नंबर याद होगा। तो ये सब क्या है? ये आपकी स्मरण योग्यता है दोस्तों। अब भाषण योग्यता देखते हैं। तो देखिए, अपने विचारों और बातों को बिना झिझक के तेजी से और प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने बोलने की क्षमता को क्या कहते हैं? भाषण योग्यता कहते हैं, है ना? विद्यालय या कॉलेज के किसी मंच पर बिना डरे किसी विषय पर लगातार और सुंदर भाषण देना आपकी भाषण योग्यता को दिखाता है। ठीक है? अब देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को जब बालू के टीले से तुलना जब उन्होंने किया, तो 4 बातों पे इन्होंने चर्चा भी किया था। ठीक है? इसको देख लेते हैं, काफ़ी डीप है दोस्तों और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अत्यधिक है। तो आप इन चारों को ध्यान से समझिएगा। पहला ये बात करते हैं स्तर की, यानी कि लेवल की बात कर रहे हैं। तो यह काम की कठिनाई के जो स्तर रहते हैं, जो डिफिकल्टी रेंज होती है ना? ये उसको दिखाता है। व्यक्ति कितना कठिन काम कर सकता है, यह उसका स्तर है, ये लेवल है। ठीक है? जैसे कि एक बच्चा कक्षा 5 के गणित के सवाल हल कर पाता है, लेकिन कक्षा 10वीं के नहीं, क्योंकि भाई वो क्लास 5th में है अभी, तो उसका लेवल क्या है? 5th तक ही रहेगा ना, वो 10th का जो मैथ्स है उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है, उसके लेवल को दर्शा रहा है, ठीक है? अगला देखते हैं हम विस्तार, यानी कि अब रेंज की बात होगी। तो देखिए, कठिनाई के एक ही निश्चित स्तर पर, यानी कि अब बच्चा जो है वो 5th क्लास का ही है ना? तो अब उसी लेवल की बात होगी, लेकिन है ना? अब ये मैथ्स के अलावा हम उसके हिंदी की बात कर लेते हैं, हम उसके इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, हम सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है? हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो अब वो लेवल तो सेम है, स्तर तो सेम है, लेकिन वो जो बच्चा है कितने अलग-अलग प्रकार के काम कर सकता है, यह काम की विविधता, वैरायटी की बात करता है। ये जो रेंज है, उसकी वैरायटी की बात करता है। पहले में क्या था, केवल हम मैथ्स की बात किए थे, ये उसका लेवल था कि बच्चा जो है 5वीं क्लास में है और 5वीं के गणित के सवालों को हल कर लेता है, लेकिन 10वीं के नहीं। लेकिन जब विस्तार में हम आते हैं, रेंज में जब हम आते हैं, सेकंड जो इन्होंने चर्चा किया था, तो इसमें वही 5वीं का जो बच्चा है, वो गणित का सवाल हल कर लेता है और साथ में 5वीं क्लास का ही विज्ञान भी पढ़ लेता है, इतिहास भी पढ़ लेता है, अंग्रेजी भी पढ़ लेता है, उसे समझ भी लेता है। तो ये उसका रेंज है, ये इसका वैरायटी है, ठीक है? अगला है दोस्तों क्षेत्र, तीसरा। देखिए, ये जो है ना आपके लेवल और रेंज, ये दोनों को यहाँ पे जोड़ के ये बताएँ, है ना? पहला जो लेवल था और जो रेंज था, इसमें दोनों को ये जोड़ दिए हैं कि व्यक्ति के पास कुल कितनी परिस्थितियों का सामना करने की कुल क्षमता है। जैसे कि एक डॉक्टर जो बच्चों की बीमारी, बड़ों की बीमारी और सर्जरी, ठीक है? अब बच्चों की बीमारी उसका लेवल कम, ठीक है? बड़ों की बीमारी उसका लेवल अधिक, है ना? और सर्जरी ये इसकी विविधता में आ जाएगा। तो इन सभी क्षेत्रों की कुल 500 बीमारियों का इलाज करने में वो सक्षम है। तो ये उसके क्षेत्र को दिखाता है, एरिया को दिखाता है कि मतलब कितना एरिया में वो एक्सपर्ट है, ठीक है? अगला है दोस्तों गति, अब ये स्पीड की बात करेगा। यानी कि किसी कार्य या परीक्षा के सवालों का जवाब व्यक्ति कितनी तेजी से, यानी कि कम समय में दे पाता है, ये उसकी बात करेंगे गति। जैसे कि 2 छात्रों को गणित के 10 सवाल दिए गए, एक ने उन्हें 5 मिनट में हल कर दिया और दूसरे ने 20 मिनट लगाए। तो हम कह सकते हैं भाई कि पहला जो छात्र है उसकी गति तेज है, ठीक है? दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कंप्यूटर पर टाइपिंग करते समय एक व्यक्ति 1 मिनट में 60 शब्द टाइप करता है, जबकि दूसरा केवल 20 शब्द ही टाइप कर पाता है। तो ये उसकी गति को दिखाता है। तो इन चारों का आप ध्यान रखिएगा, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो समाप्त होता है। हम आज के इस वीडियो में जो दूसरा हम पढ़ने वाले थे, समूह कारक
या समूह तत्व, हम उसकी बात करते हैं समूह खंड का। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं थर्स्टन, लेकिन सहयोगकर्ता थे कैली, इसलिए थर्स्टन एवं कैली दोनों का नाम आता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कैली के नाम ना हो तो आपको थर्स्टन के साथ ही जाना है, और यदि दोनों का नाम अलग अलग दिया रहता है ऑप्शन में तो भी आपको थर्स्टन के साथ ही जाना है, क्योंकि मुख्य प्रतिपादक थर्स्टन है, सहयोगकर्ता जो थे वो थे कैली। 1938 में इन्होंने दिया था इस सिद्धांत को, और ये अमेरिका के निवासी थे, ठीक है, शिकागो शहर में इन्होंने दिया था। और थर्स्टन का बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इसको याद रखिएगा, ये आईएमपी है, ये पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। पुस्तक का नाम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो कि थर्स्टन ने लिखा था। और इसी बुक में इन्होंने समूह कारक या समूह तत्व या समूह खंड, है ना, ये क्या उपनाम है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, है ना, समूह कारक या समूह तत्व या समूह खंड का जो सिद्धांत है उसको इसमें इन्होंने लिखा था और प्रकाशित किया था। अब देखिए, अब इनकी बातों को समझते हैं। अब मैं सीधा-सीधा ये बोल सकता हूँ कि जी फैक्टर का समर्थन नहीं करते थे या करते थे, लेकिन मैं क्रम से चलूँगा। जैसे-जैसे ये उस पे सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, हम वैसे देखेंगे। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि ना तो थॉर्नडाइक की तरह लाखों छोटे-छोटे परमाणुओं से बनी होती है, और ना ही स्पीयरमैन की तरह ही किसी एक जी फैक्टर से संचालित होती है। ठीक है, दोनों को नकार देते हैं प्रारंभ में। ठीक है, थर्स्टन का यह मानना था कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक साझा या प्राथमिक कारक, है ना, प्राइमरी फैक्टर होता है, जो मिलकर एक समूह यानी कि क्लस्टर बना लेता है। ठीक है, और हमारी बुद्धि ऐसे ही 9 स्वतंत्र प्राथमिक समूहों का एक गुलदस्ता है। कुछ पुस्तकों में आपको 7 देखने को मिलेगा, लेकिन जो सीबीएसई है उन्होंने 9 माना है, इसलिए मैं यहाँ पे 9 लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पीएमए थ्योरी भी कहते हैं, और पुस्तक का नाम भी आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, और इनके बुक का भी नाम वही है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये उदाहरण देते हैं कि जैसे एक टोकरी में बहुत सारे फल रखे हों, तो सेब का एक अपना समूह है ना? सेब में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो सेब का एक अपना समूह है, केले का एक अपना समूह है, आम का एक अपना समूह है। भाई आम में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सेब और आम दोनों फल तो हैं, लेकिन वह एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार हमारे दिमाग में अलग-अलग योग्यताओं के अपने-अपने समूह होते हैं। ठीक है? अब नोट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। थर्स्टन शुरुआत में जी कारक के विरोधी थे, यानी कि सामान्य बुद्धि के जो थे विरोधी थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे द्वितीय क्रम के कारक यानी कि सेकंड ऑर्डर फैक्टर, याद रखिएगा किस नाम से इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो सेकंड ऑर्डर फैक्टर के नाम से ये स्वीकार कर लेते हैं, है ना। जी फैक्टर के हिसाब से नहीं मानते, सेकंड फैक्टर ऑर्डर के हिसाब से मानते हैं। अब समझते हैं, इस पे भी उदाहरण देखते हैं। उनका जो प्रारंभिक विचार था यानी जो शुरुआती विचार था, तो वो बोलते हैं नो जी फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए भारत के सभी राज्य, है ना, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, और भी बहुत सारे, तो पूरी तरह स्वतंत्र देश होते और उनका आपस में कोई लेना-देना नहीं होता। देश नहीं, राज्य, है ना, राज्य होते और उनका आपस में कोई लेना-देना नहीं होता। तो यह थर्स्टन का शुरुआती विचार था। सिर्फ अलग-अलग समूह हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारे भारतीय इतिहास को, तो अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारा भारत देश था, मैं यहाँ पे ऐसे बताना चाह रहा हूँ, ये भारत हमारा देश था। अंग्रेजों से आने से पहले तो अलग-अलग 562, आप ये इतिहास पढ़े होंगे, 562 रियासतें थी, जो कि अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई थी, और हर रियासत के एक अलग नियम, अलग कानून, अलग राजा। ठीक है, और इन जो जितनी भी रियासतें थी, इनको एक दूसरे से कुछ भी लेना-देना नहीं था, लेकिन ये आते किसमें थे? भारत देश में ही आते थे ना, ये अलग आते थे। एक ही देश में आते थे, भारतीय कहलाते थे, लेकिन इनका आपस में कुछ भी लेना-देना नहीं था। ये समूह तो था, लेकिन ये अलग-अलग थे, ठीक है? ये इनका शुरुआती विचार था। लेकिन बाद का जो विचार हुआ, जो कि तत्कालीन हमारे जो देश का हालात है ना? डेमोग्राफिक अभी हमारा कंट्री है, डेमोक्रेसी है, ये व उसकी बात करते हैं। कैसे? इसको समझते हैं। जो बाद का विचार हुआ, एक एक्सेप्टिंग जी फैक्टर। अब ये जो सामान्य बुद्धि है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन किस नाम से? इसको याद रखिएगा, सेकंड ऑर्डर फैक्टर के नाम से। बाद में थर्स्टन ने देखा कि भले ही सभी राज्य अपने फैसले खुद लेते हैं, है ना, स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी वे एक ही देश, भारत का हिस्सा हैं, और केंद्रीय सरकार जो जी फैक्टर जो केंद्र की सरकार है उससे जुड़ी हुई है ना? तो ये उस हिसाब से इसको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उदाहरण वही याद रखिएगा कि आजादी से पहले 562 रियासतें थी, जो कि अलग-अलग थी, समूह एक ही था, है ना? समूह तो एक ही था, लेकिन ये सब के सब क्या थे? अलग थे, और केंद्र में कुछ भी नहीं था। सब सब राज्यों के जो नियम थे वो अलग-अलग थे, है ना? किसी का कोई भी मतलब इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन बाद का जो इनका जो विचार होता है, जो बाद में सोचते हैं, जिसमें ये एक्सेप्ट करते हैं जी फैक्टर को किस नाम से? सेकंड ऑर्डर फैक्टर के नाम से। तो
ये देखते हैं कि भाई ठीक है, समूह अलग-अलग है, मान लिया, लेकिन बीच में एक जी फैक्टर, एक केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि नियम कानून लगाती है और इनको मानना पड़ता है। उससे ये जो है कमांड में रहते हैं ये लोग, पूरे स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके कमांड में रहते हैं। ठीक है? चलिए। अब हम देखते हैं कि भाई थर्स्टन ने जो 9 मानसिक क्रियाओं को जो समूह माना था, तो कौन-कौन सी बुद्धि थी उसको हम देखते हैं। तो सामाजिक योग्यता आप इसके नाम से समझ जाएँगे, फिर भी हम उदाहरण देखते चलेंगे। सामाजिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता यानी मशीनी योग्यता की बात हो रही है, वाचिक योग्यता बोलने की बात हो रही है, संख्यात्मक योग्यता जो अंक योग्यता हमने थॉर्नडाइक में भी देखा, शारीरिक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानीय योग्यता और अभिरुचियात्मक योग्यता। ये आपकी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। चलिए अब हम इसको और बारीकी से समझते चलते हैं। सामाजिक योग्यता क्या है? तो समाज के लोगों को समझने, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने और सामाजिक परिस्थितियों में सही व्यवहार करने की जो क्षमता है, वही आपकी सामाजिक योग्यता है। जैसे कि एक नेता या सामाजिक कार्यकर्ता जो लोगों की भीड़ को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं और उनकी समस्याओं को वो सुलझाते हैं, है ना? तो ये आपकी सामाजिक योग्यता होगी दोस्तों। अगला देखते हैं यांत्रिक योग्यता। दूसरा उदाहरण आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए केवल मैं एक-एक उदाहरण को देखते हुए चल रहा हूँ। तो देखिए, मशीनों, औजारों और उनके कल-पुर्जों की कार्यप्रणाली को समझने की ये कार्य कैसे करते हैं, उनको समझने और उन्हें सुधारने या संचालित करने की जो क्षमता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? यांत्रिक योग्यता कहते हैं। जैसे कि खराब पड़े कूलर, पंखे या गाड़ी को देखकर तुरंत समझ जाना कि इनमें खराबी कहाँ है और आप उसे ठीक कर देते हैं। तो ये आपकी यांत्रिक योग्यता हो गई। वाचिक योग्यता की बात करें तो शब्दों, वाक्यों, विचारों और भाषा के अर्थ को गहराई से और सही तरीके से समझने की क्षमता को ही कहते हैं हम वाचिक योग्यता। किसी कठिन हिंदी कविता या लेख को पढ़कर उसका असली और छुपा हुआ जो अर्थ है आप उसको समझ लें, तो यही आपका क्या है? वाचिक योग्यता हो गया, ठीक है? संख्यात्मक योग्यता, तो भाई अंकों और संख्याओं के साथ काम करने तथा गणितीय गणनाओं को तेजी और शुद्धता से हल करने की क्षमता को ही हम संख्यात्मक योग्यता कहते हैं। जहाँ संख्याओं में आप एक्सपर्ट हो, आपकी संख्यात्मक योग्यता हो जाएगी, है ना? जैसे कि दुकानदार द्वारा बिना कागज पेन के ही मन में ही कई सामानों का कुल बिल तुरंत जोड़ लेना, है ना? आप दुकान जाते हैं, बहुत सारे सामान लेते हैं और दुकानदार से पूछते हैं, दुकानदार आपके सामने ही सामान को देखता है और रेट मन में सोचता है और तुरंत जोड़ के बता देता है कि भाई टोटल बिल आपका इतना हुआ। तो ये उसकी संख्यात्मक योग्यता हो गई। अब शारीरिक योग्यता की बात करें तो अपने शरीर के अंगों, मांसपेशियों और शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने तथा फुर्ती से कार्य करने की क्षमता ही क्या है? आपकी शारीरिक योग्यता है। अब कोई मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बहुत मोटा है और एक कोई फिट है, ठीक है? तो दोनों में कौन सबसे अधिक तेज़ दौड़ सकता है या कौन किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है? ज़ाहिर-सी बात है जो फिट रहेगा वो कर पाएगा। तो ये वही शारीरिक योग्यता की बात हो रही है कि एक डांसर द्वारा अपने शरीर को अविश्वसनीय रूप से मोड़ना और संतुलन बनाए रखना ही क्या है? उसकी शारीरिक योग्यता हो गई, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं क्रियात्मक योग्यता। तो किसी योजना या कार्य को व्यवहारिक रूप से जमीन पर लागू करने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता ही क्या है? आपकी क्रियात्मक योग्यता कि आप टाइम टेबल बना लिए कि हम रोज इतना देर पढ़ेंगे, है ना? लेकिन आप उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपने टाइम टेबल बनाया और आप उसी अनुरूप अपने पूरे दिनचर्या को उस पे आधारित कर दिए हैं, वैसा ही आप कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रियात्मक योजना हो गई, क्योंकि आपने उस कार्य को व्यवहारिक रूप से जमीन पे ला दिया ना, है ना? ठीक है। अगला है संगीतात्मक योग्यता। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि सुर, ताल, लय, है ना? और जो गाने हम गाते हैं तो जो लो पिच, हाई पिच होता है ना? वो संगीत की बात है। तो संगीत की ध्वनि को पहचानने और उन्हें बनाने या गाने की क्षमता ही क्या है? ये आपकी संकेतात्मक योग्यता को बताता है, ठीक है? स्थानीय योग्यता क्या है दोस्तों? तो खाली स्थान, दिशा, आकार और काल्पनिक वस्तुओं को दिमाग में महसूस करने और उनके रूप को बदलने की क्षमता आपकी स्थानीय योग्यता है, ठीक है? जैसे एक मूर्तिकार, ठीक है? वो क्या करता है पत्थरों के टुकड़े को देखकर ही मन में सोच लेता है कि इससे कैसी मूर्ति बनेगी और मैं क्या मूर्ति बना सकूँगा, ठीक है? अगला है आपका अभिरुचियात्मक योग्यता, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र या कार्य के प्रति गहरी रुचि, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और उस काम में मन लगाने की क्षमता ही आपकी क्या है? अभिरुचियात्मक योग्यता है। जैसे कि एक बच्चे का खेल के प्रति इतना गहरा झुकाव होना कि वह धूप और थकान की परवाह किए बिना घंटों अभ्यास करता रहे। ठीक है? भाई उसको इंटरेस्ट है तभी तो कर रहा है, तो इंटरेस्ट की बात वाली योग्यता है ये। जैसे कि एक किसी वैज्ञानिक का दिन-रात अपनी प्रयोगशाला में किसी खोज के लिए पूरी लगन में जुटे रहना। ये उसी चीज़ का उदाहरण है। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आया है जब से, है ना? मैं अपने क्लासेस को और रेगुलर रख रहा हूँ, है ना? और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं लोगों को गाइड कर पाऊँ, मैं लोगों को पढ़ा पाऊँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ये सारे कंटेंट पेड कंटेंट्स होते हैं दोस्तों, ये आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे।
जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो मेरा क्या है, मेरा यही अभिरुचि है, मेरा यही इंटरेस्ट है कि मैं लोगों को अच्छे से तरीके से पढ़ा पाऊँ, उन्हें अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, तो यही मेरी अभिरुचियात्मक योग्यता है। ठीक है? अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रमिक महत्व या पदानुक्रमित का सिद्धांत। ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा शेयर करिए दोस्तों। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप करिए, इससे हमारा मनोबल क्या है बढ़ता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।